कल हम लोगों ने बातचीत अध्याय के लेखक परिचय के विषय में पढ़ा था और लेखक परिचय में हमने ये देखा था कि बालकृष्ण भट्ट जी जो है वो एक बहुत ही उम्दा लेखक है जिन्होंने उपन्यासों की रचना की है, जिन्होंने नाट्य रचनाएं की हैं, जिन्होंने प्रहसन लिखा है और साथ ही साथ इन्होंने निबंध भी लिखा है जिसकी संख्या 1000 से अधिक है। यानी बालकृष्ण भट्ट एक प्रमुख जो है वह निबंधकार है। पीछे जो भी बच्चे बैठे हुए हैं ध्यान देंगे, सीधा बोर्ड पर नजर रहे तो बढ़िया रहेगा। बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में ये सारी बातें हमने देखी थी और बालकृष्ण भट्ट जी से जुड़ा हुआ कुछ तथ्य अभी बाकी था और वो कुछ इस प्रकार था कि बालकृष्ण भट्ट जो थे वो गद्यकार थे और अपनी अभिरुचि मानसिक अर्थात मानस और प्रतिभा से, परिवेश और यथार्थ से संपूर्ण सरोकार रखने वाले लेखक जो थे और पत्राकार करने वाले या पत्राचार करने वाले एक पत्रकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट मनोनीत। कृष्ण भट्ट एक गद्यकार थे और अपनी अभिरुचि मानस और प्रतिभा से, परिवेश और यथार्थ से संपूर्ण सरोकार रखने वाले लेखक और पत्रकार थे। उनके गद्य की भाषा और कला की जड़ें भी परिवेश और यथार्थ में ही निहित थी, अर्थात उनकी रचनाएं वास्तविकता से जुड़ी हुई थी, काल्पनिक नहीं थी, यथार्थ से जुड़ी हुई थी। एक जगह नामवर सिंह है, एक लेख और एक निबंध अध्याय है जिसमें वह कहते हैं कि मानव जिस यथार्थ को रचता है उसी यथार्थ को भोगता है। बड़ा ही प्रभावी लाइन है। पीछे जो भी बच्चे हैं ध्यान देंगे, मानव जिस यथार्थ को क्या करता है, रचता है, उसी यथार्थ को भोगता है। पढ़ाई के समय पढ़ाई पर ध्यान न होना आपके यथार्थ के रचना की एक कड़ी है। आप उसके लिए तैयार रहिए, भविष्य में उसका परिणाम मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी आप जिस यथार्थ को रचिएगा उसी यथार्थ को भोगिएगा। ये नामवर सिंह का कथन है। तो यहाँ हम देखते हैं कि बालकृष्ण भट्ट जी की जो भाषा की और कला की जड़ें है वह परिवेश और साथ ही साथ यथार्थ में निहित थी। लोक व्यवहार में, बोलचाल, बातचीत और अभिव्यक्ति में मूर्त भाषा और कला ही उनके गद्य का कलेवर बन जाती थी, अर्थात उनके गद्य का श्रृंगार बन जाती थी। वह नव जागरण और स्वाधीनता संघर्ष के भी एक प्रमुख लेखक रहे हैं। साथ ही साथ संघर्ष के दौर में इनमें भीतरी और बाहरी, स्वदेशी और विदेशी शक्तियों से टकराव और संघर्ष ही जागरूक गद्य लेखक की नियति थी। यह टकराव और संघर्ष भट्ट जी के लेखन में आंतरिक दृढ़ता, तेज और तेवर बनकर के उभरता है। भट्ट जी ने हिंदी प्रदीपों में पूरे अधूरे अनेक उपन्यास लिखे हैं, नाटक और प्रहसन भी लिखा है, किंतु निबंध ही उनकी वह अपनी विधा है जिसमें उनका अभिप्राय पूर्ण से या स्वदेश्य लेखन पूरी शक्ति, सामर्थ्य और वैभव के साथ प्रकट होता है। साथ ही साथ सामाजिक समस्याओं पर भी उन्होंने जम करके लिखा है। सामाजिक समस्याओं पर भी इन्होंने क्या किया है, खूब लिखा है। जैसे आप हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं और हिंदी साहित्य के माध्यम से अगर कुछ बातें कही जाती हैं व्यवस्था के अनुकूल, तो वो बातें कहने पर कुछ लोग हैं जो हमको अपना दुश्मन समझने लगते हैं, लेकिन वो सच्चाई है। जैसे हमने अपने घर में अपने कुछ नियम बनाए हुए हैं और उस नियम के अनुरूप ही लगभग सभी लोग चलते हैं। यानी हर एक घर का कुछ न कुछ नियम है। जैसे मेरे घर का प्रथम नियम है कि शाम को 6 बजे के बाद बाहर कोई नहीं रहेगा। अगर बाहर कोई रहेगा तो बता करके जाएगा कि कहाँ गया। जाने से पहले यह निर्धारित करेगा कि वह कितने बजे तक वापस आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आप दोपहर का समय है, गर्मी का दिन है, 10 बजे के बाद घर से बाहर निकलते हैं तो आप बताइएगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि ये वो समय है जिसमें मानव गतिविधियां कम हो जाती हैं। गर्मी की दोपहरी में मानव की गतिविधि कम, सब अपने घर में छुपा रहता है गर्मी के मारे, तमस के मारे। आप बाहर कहाँ जा रहे हैं? ये ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो व्यवस्थाएं मैंने अपने घर के लिए क्या कर दी, बनाई, नियम कायदे कानून निर्धारित किए। ऐसा ही होना चाहिए।
पहले घर में कोई भी होता है, आप देखते होंगे संयुक्त परिवार रहता है, खूब चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं। मैंने कहा कि आप आराम से भी बात कीजिएगा तो समझ में आएगा आपका बात। उचित होगा पूरा किया जाएगा, अनुचित होगा पूरा नहीं किया जाएगा, नहीं माना जाएगा। अब आप हैं 16 वर्ष के और कहिएगा कि हमको बुलेट दिलवा दीजिए, हम नहीं दिलवाएंगे। आप अभी उस अवस्था में नहीं है। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? वैसे ही मैंने संस्थान के लिए कुछ नियम निर्धारित किए, जिसमें सबसे पहला नियम है, जो अब धीरे धीरे लगता है कि कुछ गणमान्य लोगों को समझ में आता है। जैसे पहला नियम है कि मेरे यहाँ 12th का बैच हर साल जब 5 बच्चे थे तब और आज भी 2 जनवरी को स्टार्ट हो जाएगा, हर साल। ये नियम है। तो अब बच्चे भी जानते हैं जो पहले पढ़े हुए हैं कि नया बैच कब से स्टार्ट होगा, 2 जनवरी से। अच्छा, 11th का बैच कब स्टार्ट होगा, तो ये ज्यादा विस्मयकारी स्थिति न रहे। 11th के बैच के लिए समय सीमा निर्धारित है, रिजल्ट आया अगले दिन से स्टार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट जिस दिन आएगा उसी दिन अगले दिन से 11th का बैच स्टार्ट है। दूसरा नियम क्या है, संस्थान में कोई भी बच्चा आता है तो क्लास में प्रवेश करे तो मोबाइल साइलेंट होना चाहिए, न लेके आए तो बेहतर है। और नियम निर्धारित है, अगर कॉल आता है तो क्लास में कोई बात नहीं करेगा, सीधा कहाँ जाएगा, बाहर जाकर के बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और भी नियम है, अगर आप संस्थान के सदस्य हैं तो अब आपका जिम्मेदारी है कि इस संस्थान की गरिमा को बनाए रखिए। कुछ ऐसे भी असामाजिक तत्व प्रवृत्ति के शिक्षार्थी है, विद्यार्थी है, जो यहाँ पढ़ते नहीं हैं लेकिन यहाँ के बारे में उलझुल बातें करते हैं, जबकि हम यहाँ पर हैं, चप्पे चप्पे पर निगाहें हैं, चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो यहाँ आए नहीं है, न 1 घंटा बिताए हैं, पर उल्टा सीधा बोलते हैं। तो आप यहाँ रहिएगा तो संस्थान की गरिमा आपकी गरिमा है, आपको बनाए रखना है। जिस दिन ये भाव आपके अंदर आ जाएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक पूरा बैच भरा रहेगा, फिर भी एक स्वर पर आप क्या हो जाइएगा, नियंत्रित हो जाइएगा। ये बातचीत का प्रभाव होता है। बातचीत के नियम में सबसे ज्यादा आवश्यक जो बात है वो ये है कि एक अच्छा वक्ता वो होता है जिसको अच्छे श्रोता मिल जाते हैं। जैसे अभी आप लोग बहुत अच्छे श्रोता हैं, खूब बढ़िया से सुन रहे हैं, एकदम देवता तुल्य है, मन कर रहा है कि एकदम प्रणाम कर ले, है कि नहीं? हाँ, देवता और देवी की तरह एकदम सुन रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि एकदम आप लोग देव तुल्य है, बाल गोपाल है भाई, एकदम क्या किया जाए, प्रणाम किया जाए, मन की इच्छा आपके सामने रख दी जाए, है कि नहीं? जैसे बाल गोपाल, जैसे कृष्ण भगवान सारी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं, वैसे आप मेरी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं शांत बैठ करके, कि आप मेरी बात को क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, जो काफी प्रभावी बातें हैं। इसी तरह से आपके जीवन का भी कुछ नियम होना चाहिए, जिसमें कुछ नियम मैं 3 विद्यार्थियों के लिए बताना चाहता हूँ। पहला, पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें। दूसरा, एक विद्यार्थी गायब है तो दूसरा गायब न रहे, पढ़ाई को तवज्जो दें। तीसरा, कोई भी टॉपिक पर अगर डाउट हो तो आप हमसे डायरेक्ट बात कीजिए, मेरा नंबर भी है, आप उस पर जुड़ जाइए। जिस तरह का डाउट हो आप बात कीजिए, आपको वीडियो बना करके भी डाउट क्लियर करने का काम करेंगे। 10+2 में 3 विद्यार्थी नहीं, और भी अगर ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका डाउट है, जैसे कुछ बच्चे पूछते रहते हैं तो बताते हैं। कहा गया है कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तो मेरा उल्टा ये कथन हो जाता है, धरती के लिए तो देना ही है, इस भारत माँ के लिए तो देना ही है, लेकिन प्रातः काल से लेके शाम तक की बेला तक सारा जीवन आपके लिए समर्पित है ना। तो हम एक कथन कहते हैं कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं बाल गोपाल लोग कि मैं तुम्हें कुछ और भी दूं। तो जितना लेना है उतना ले लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनुशासन के साथ नियमित आइए, नियमित अध्ययन यहाँ भी कीजिए और घर पर भी कीजिए। उल जुलूल साथियों का साथ छोड़ दीजिए, आज से 4 साल बाद वो आपके साथ नहीं होंगे, ये भी एकदम गांठ बांध लीजिए। लड़कियां कुछ होती हैं, जो एक लड़की होगी, 4 लड़की होगी, सहेली होती हैं। इस क्रम में, अध्ययन के क्रम में कुछ मित्र होते हैं, एक मित्र एक बड़ा ग्रुप होता है, इसका लाभ उठाया जाता है संस्थानों के द्वारा। जो मेन होता है उसी को बात करके अपनी तरफ कर लिया जाता है, बाकी सब आ जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, वही बच्चा वही समूह से निकल करके कोई जॉब अगर पा लेता है, चाहे वह लड़की हो चाहे लड़का, तो क्या आपके लिए वो रुकता है या गांव छोड़ करके सीधे चला जाता है जॉब करने?
अगर कोई लड़की का समूह है, 10 लड़कियों का समूह है और एक जॉब अगर प्राप्त कर ली है तो क्या वो 9 लड़कियों के लिए रुकेगी या चली जाएगी? ये सफलता का मूल मंत्र है कि जहां आपको समझ में आता है वहां पढ़ना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब एक चीज और देखना, बाल कृष्ण भट्ट जी ने जिन सामाजिक समस्याओं पर लिखा है उन सभी समस्याओं का कुछ दर्पण जो मुझे अनुभव है, जो मैंने शिक्षा जगत से अनुभव किया है, उसका मामूली परसेंटेज 0.01% समस्या मैंने अभी बताया है। समस्याएं बहुत हैं, लेकिन इसमें कुछ सुझाव भी दिए हैं विद्यार्थियों को और कुछ समस्याओं का जिक्र किया है। आपको उतना ही मानना है, उससे ज्यादा नहीं। बाकी जिन समस्याओं पर चर्चा किए हैं वो यथार्थ समस्याएं हैं, वो बनी हुई हैं 11 सालों से, वो हमेशा बनी रहेंगी। ऐसे ही अनेक निबंध से संबंधित, हिंदी साहित्य से संबंधित समस्याओं पर चर्चा करने वाले कौन थे? बाल कृष्ण भट्ट जी थे। साथ ही साथ इन्होंने सामाजिक समस्याओं पर लिखा है। तो सामाजिक समस्याएं क्या हो सकती हैं? बाल श्रम हो सकता है, यानी छोटे छोटे बच्चों से काम करवाना, उन पर इन्होंने खुल करके लिखा है। दूसरा, बाल विवाह हो सकता है, जिस पर इन्होंने खुल करके लिखा है। तीसरा, कई लोग समझते हैं कि स्त्रियों की शिक्षा महत्वपूर्ण नहीं है। 2 लड़की है तो उसको भेज दीजिए सरकारी स्कूल में, 1 लड़का है तो उसको भेजिए कॉन्वेंट स्कूल में। पता चलता है कि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े वाला बबुआ हो गलन चौपट, आज सरकारी स्कूल में पढ़ा था खूब पढ़े में लड़की लोग का हो गए तेज। यानी स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान न देना इस समाज का एकदम खराब चरित्र है। उस पर भी यह क्या करते हैं? लिखते हैं। कौन? बाल कृष्ण भट्ट जी लिखते हैं। राजा और प्रजा के बारे में लिखते हैं, कृषकों की दुर्व्यवस्था के बारे में लिखते हैं, अंग्रेजी शिक्षा के बारे में लिखते हैं, सुशिक्षितों में परिवर्तन के बारे में लिखते हैं, देश सेवा, अंधविश्वास आदि विषयों पर इन्होंने खूब लिखा है। विविध मनोभाव और भाषा साहित्य के विषयों पर इन्होंने खुल करके लिखा है। व्यक्तिगत, व्यंजक, आत्मपरक और कलात्मक निबंधों को भी इन्होंने लिखा है। और इन्होंने इतने निबंध लिखे हैं, ऐसे निबंध जो कलात्मक निबंध हैं उनकी संख्या सैकड़ों में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक निबंधकार हैं, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो निबंधकार है, निबंधकार के रूप में ही उन्होंने साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में बाल कृष्ण भट्ट को रखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बाल कृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य के जो महान साहित्यकार हैं, जिनका नाम एडिशन है, स्टील है, उनकी श्रेणी में उन्होंने बाल कृष्ण भट्ट को रखा है। जैसे अगर हम पढ़ा रहे हैं और पता चला कि सासाराम के खूब एगो फेमस टीचर है जिनका नाम अभय सर है, और वो अपने क्लास में जो है वो क्लास ले रहे हैं, और उसके दौरान ही हमको क्या कर दिए? एक वीडियो कॉल कर दिए। हम घर पर बैठे हुए हैं और वीडियो कॉल को क्या कर दिए हैं? तो स्मार्ट बोर्ड से जोड़ दिए हैं। स्मार्ट बोर्ड से जोड़ने के बाद सभी बच्चे हमको देख रहे हैं, और फिर वहां से 2-3 बातें जो है वो कहते हैं बड़ा प्रभावशाली कि ये धीरज सर है और खरीपुर गोला पर बड़ा एक्टिव रहते हैं, पढ़ाते हैं, कम शुल्क में हमेशा इनका ये प्रमोशनल एक स्टेटमेंट होता है कि कम शुल्क में 11 और 12 को पढ़ाया जाए, और ये 11 सालों से पढ़ा रहे हैं। तो ये इतने बच्चों के बीच में बोलना काफी बड़ी बात होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब कोई ऐसा व्यक्ति जो हम पढ़ा रहे हैं 100 विद्यार्थियों को, अब वो पढ़ा रहे हैं एक बैच में 250 विद्यार्थियों को, लेकिन उनका क्षेत्र अलग है, सासाराम के हैं इसलिए बड़ाई कर रहे हैं, गोला भर के होते तो बड़ाई नहीं करते। समझ में आ रहा है ना? उनका कार्य क्षेत्र अलग है, वो भी इंटर को ही पढ़ाते हैं, लेकिन वो कहाँ पढ़ाते हैं? सासाराम में पढ़ाते हैं। तो वो मेरी बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन वही गोला पर होते तो वो बड़ाई नहीं करते, वो सोचते कि ना इनका क्या किया जाए, बुराई किया जाए। लेकिन ऐसा व्यक्ति जब एक कॉल करके और ऐसे मोटिवेशनल लाइंस को धीरज सर के लिए अगर बोलते हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ, शिक्षा जगत में हमारा भी क्या है, कुछ नाम है, कुछ योगदान है। जितनी ही शक्ति है ईश्वर की दी हुई, उसको हम समर्पित कर रहे हैं बच्चों के हित में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वैसे ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के जाने माने साहित्यकार हैं, खूब बड़े साहित्यकार हैं। वह बाल कृष्ण भट्ट को जैसे अंग्रेजी साहित्य में एडिशन और स्टील नाम के सबसे बड़े विद्वान थे, उनकी उपाधि देते हैं। साथ ही साथ यहाँ जो हम लोग अध्याय पढ़ेंगे, यह एक निबंध है, और इस निबंध में निबंधकार के व्यक्तित्व का और निबंध कला के साथ साथ भाषा शैली का भी पता चलता है। अर्थात यह अध्याय
भाषा शैली का भी प्रतिनिधित्व करता है। और जो प्रस्तुत निबंध है वह भट्ट जी के द्वारा या भट्ट जी के बारे में ऊपर कही गई बातों को सहज ही पुष्ट करता है और प्रमाणित करता है। अब जब हम इस अध्याय की शुरुआत करते हैं तो इस अध्याय की शुरुआत में सबसे पहला और मुख्य बात आता है जो आप लोग क्लास के दरमियान करते हैं, और वो है बातचीत। बातचीत इसे तो हम सभी लोग मान लेंगे, स्वीकार लेंगे। क्या स्वीकार लेंगे भाई? कि अनेक प्रकार की शक्तियां हैं मानव में, जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को प्रदान की है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी अगर कोई शक्ति है तो वो वाक शक्ति है, बोलने की शक्ति है। लोग कहते हैं कि मानव में शक्ति क्षीण हो चुकी है, लेकिन हम कहते हैं कि मानव में शक्तियां क्षीण नहीं हुई है। क्यों मानव में शक्तियां क्षीण नहीं हुई है? वो व्यक्ति जो तपस्वी प्रवृत्ति का है, वो व्यक्ति, थोड़ा सा इसको आप लोग बुरा मत मानिएगा, वो व्यक्ति जो तपस्वी प्रवृत्ति का है, वो व्यक्ति जो मांसाहार से दूर है, वो व्यक्ति जो पर स्त्री संभोग से दूर है, वो स्त्री जो कभी किसी का ध्यान भटकाने की क्षमता रखती है, पर वह भी उस पुरुषार्थ के सामने निरर्थक साबित हो जाए, और वह पुरुषार्थ सदैव ईश्वर की स्तुति करता हो, उसका कोई कुल देवी हो, कोई कुल देवता हो जिसका वह आराधना करता हो, ऐसे व्यक्ति को कष्ट देने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। क्योंकि अगर एक बार उसके मुख से आह निकलेगा तब निश्चित तौर पर लगेगा। इसको शक्ति कहते हैं और लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि जस करनी तस भोगन दाता, नरक जात काहे पछताता। समझ में आ रहा है ना? जो जैसा करता है वैसा सामने आता है। भले साल भर बाद आए, 1 साल बाद आए, 20 साल बाद आए, लेकिन आएगा जरूर। तो एक तो ये शक्ति हो गया। दूसरा, बबुआ के खिलावत नहीं जा, आ पहिनिए बिया, माने बबुआ के मौसिए बिया, आ कह देलस ये दीदी तोर लइकवा तोरा गोदी में होते चुप हो जाता टे, हमार लइकवा गोदी गोदी घूमता तब वो चुप नहीं किया। ल हो गई, अब हाँ क्लियर हो गई। अब मौसी के जो लइका बा सब करा गोदी में शांत बा, जेकरा लइकवा खातिर कहली दीदिया के, उनकर लइका का कर लागल, रोवे लागल। ये शक्ति कहाँ से है? नेत्र से है। आ तीसरा, कतनो पीड़ा में होखा, दर्द में होखा, अपना माता जी के सानिध्य में जा, कपार दुखाता आ एक बेरी ऐसे ऐसे सहरा देश, तुरंत नींद लगता है, आराम मिल जाता है। कितना भी कष्ट में रहो, ये किसकी शक्ति है? माँ की। तुम बाहर हो, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, साइकिले से हो, गिर गए, स्कूल गए हो, छिला उला गया, बाइक वाला मार दिया, अब जैसे ही घर जाओगे तो देखना माँ क्या कहेगी, खाना बनावत रहनी, लेकिन मन अकुलात रहना, कहत रहनी कि कहीं जरूर ना कुछ गलत भइल बा। ऐसा होता है कि नहीं होता? यानी मातृ प्रेम की जो शक्ति है वो अभी भी जीवित है। एगो सबसे ज्यादा जीता जागता उदाहरण हम वाक शक्ति देख रहे हैं। अब वाक शक्ति कैसे है भाई? बातचीत करने की शक्ति कैसे है? ये तो बातचीत नॉर्मली हम कर रहे हैं, ये शक्ति रूप में कैसे है? तो ध्यान से सुनिएगा। यदि मनुष्य की इंद्रियां और अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती है तो वाक शक्ति मनुष्यों में न होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। अगर वाक शक्ति ही ना होती, बोल ही नहीं पाते, तो समग्र सृष्टि क्या होती? गूंगी होती। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? समग्र सृष्टि गूंगी होती, सब लोग लुंज पुंज हो जाते। मानो ऐसे जैसे कि किसी कोने में बिठा दिए गए हों। साथ ही साथ जितना भी सुख का अनुभव हम करते, जितना भी दुख का हम अनुभव करते, हम अपनी दूसरी इंद्रियों और साथ ही साथ हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा उसका व्यक्त करते अनुभव, और उसे आवाज होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ न कह पाते और ना ही कुछ सुन पाते। जैसे मवेशी है, कष्ट में है, चुपचाप भैंस है, बैठी हुई है या खड़ी है और आंख से क्या गिर रहा है, जबकि हम मानव हैं, हमारे अंदर वाक शक्ति है। जैसे ही हमको पीड़ा होती है तो हम उसको व्यक्त कर पाते हैं।
लेकिन अगर ये वाक शक्ति नहीं होती तो हम उसे अलग अलग इंद्रियों के द्वारा क्या करते, व्यक्त करते। अब बोल ही नहीं पा रहे हैं तो हम क्या करते, रोते, भाई पीड़ा में है। जैसे बछड़ा खूब फुदकता है, खुश रहता है तो खूब फुदकता है। हम भी बोल नहीं पाते तो खूब उसको व्यक्त करने के लिए अन्यत्र किसी दूसरे इंद्री का सहारा लेकर के और खूब क्या रहते, व्यक्त रहते या व्यक्त करते। एक जो है वो आदिवासी है जो फेसबुक पर वायरल है, छाबा नाम है, छाबा। तो उसको जो है वो बड़ा लोग देखते हैं कि जब वो खुश होता है तो बोलता क्या है, ईयो। ऐसे ही बोलता है, ऐसे ही बोलता है। खूब खुश होता है तो वो भाषा तो जानता नहीं है, हालांकि उसकी भाषा जो है उसके लोग जानते हैं, जो दूसरे लोग जानते हैं वो जानते नहीं है। तो वो हंसता है, ऐसे ऐसे हंसता है, ईयो। समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब कि वो क्या है, खुश है। मारने के लिए किसी को दौड़ा, तीर धनुष निकाल लिया, उसका वीडियो बनाते हैं, हम मार देंगे मार देंगे, अच्छा मजाक कर रहे मजाक कर रहे मजाक कर रहे, गले लगा लेते हैं। यो अजीब लगता है। लेकिन सोचो, अगर उसका वाक शक्ति है पर किसी भाषा का ज्ञान नहीं है तो क्या हम उसकी बातों को समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे। तो जो वाक शक्ति है उससे बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। हम आपस में बात करते हैं, अगर वाक शक्ति नहीं होती तो न कह पाते न सुन पाते। और इस वाक शक्ति के अनेक फायदों में स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों है, किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। आप बातचीत कीजिएगा तो नाज और नखरे को व्यक्त नहीं कर पाइएगा, लेकिन अगर स्पीच आप बोल रहे हैं तो अपनी भावनाओं को क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। वह बड़े अंदाज से गिन गिन करके पांव रखता हुआ पुलपिट पर जाकर के खड़ा हो जाता है और पुण्य वाहन वाचन या नांदी पाठ की भांति घड़ियोतन, साहबान मजलिस, चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति कर कराता है और तब किसी तरह वक्तृता का आरंभ करता है, जहाँ कोई मर्म या नोक की चुटकीली बात पर वक्ता महाशय के मुख से निकली कि ताली की ध्वनि से पूरा कमरा जो है वह गूंज उठता है। इसीलिए वक्ता को खामखा ढूंढ करके कोई न कोई ऐसा मौका अपनी बातों में लाना ही पड़ता है कि करतल ध्वनि अवश्य हो जाए। अर्थात एक बेहतरीन वक्ता वही होता है जो खूब बेहतरीन ढंग से बातचीत करता है, लेकिन बातचीत करने के दौरान कभी भी जो है ऐसी बातें नहीं आती हैं या ऐसे अवसर नहीं आते हैं कि आप अपनी नजाकत को व्यक्त कर सकें। लेकिन जब आप स्पीच देते हैं तो स्पीच के दौरान बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं जहां पर आपको आपके नाज नखरे व्यक्त करने के मौके मिल जाते हैं। जैसे कोई भाषण देने वाला अगर व्यक्ति होता है तो भाषण देने वाला व्यक्ति तथ्य के अंतर्गत बातें तो करता है, लेकिन समय समय पर ऐसी बातें भी करता है जिससे कि करतल ध्वनि से पूरा कमरा क्या हो जाता है, गूंज जाता है। जैसे 10 क्लास के जो बच्चे हैं, वो 10 क्लास के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जितना उनका सिलेबस है उतना पढ़ाई करते हैं, पर उस पर जब खूब अच्छा नंबर आ जाता है उनका, तो उनको लगता है कि अब एको हम द्वितीयो नास्ति, एक ही हम हैं और हमारे सामने कोई है ही नहीं। पर उनको ये समझना चाहिए कि आपका माइंड सेट अभी भी क्या है, 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। असली तो अभी महायुद्ध 11 अभी 12 में चली। तो ऐसे बच्चों के लिए जब आप एक पंक्तिबद्ध तरीके से ये बातें रखते हैं तो वो नहीं समझ पाते हैं, लेकिन उनको समझा करके ये बातें जब आप स्पीच के माध्यम से एक कथन रख देते हैं कि पहली उड़ान में हिसाब देखता है आसमान का। अभी तो पहली उड़ान है ना 10 क्लास का, है या नहीं है? तो अगर उसी पर भाषण देते हुए कोई व्यक्ति ये कहता है कि पहली ही उड़ान में हिसाब देखता है आसमान का, इतना गुरूर ठीक नहीं है मिट्टी के इंसान का। और ठीक है, बोला जाता है, वाह वाह, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। आप पढ़ाकू हैं, 10 क्लास में अच्छा नंबर आया ना, आप अपने जुबान के पक्के बने हैं ना, आपने एक नियमित अध्ययन शैली को अपनाया है ना, तब ना अच्छा नंबर आया है। अब 10 में अच्छा नंबर आ गया तो 11-12 में नहीं आना चाहिए। मन लगा के पढ़िए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
तो इसके लिए ये बातें समझाने के दौरान अगर कहा जाए कि पहली उड़ान में हिसाब देखता है आसमान का, इतना गुरूर ठीक नहीं है मिट्टी के इंसान का। ये न हो कि कह के भूल जा अपनी ही जुबान से, अगर मर्द है तो पक्का बन अपनी जुबान का, पक्का बन। इस तरीके से जब कभी भी अगर भाषण के दौरान आपको अपनी नजाकत व्यक्त करने का मौका मिलता है तो आप कुछ अन्य बातों को भी सामने रखते हैं। जैसे ही अन्य बातों को सामने रखते हैं, चुटकीले अंदाज को सामने रखते हैं, साथ ही साथ सशक्त बातों को इन काव्य विचारों के माध्यम से शायराना अंदाज में जब सामने रखते हैं तो करतल ध्वनि से बीच बीच में जो है वह पूरा हॉल जो है क्या हो जाता है, गूंज जाता है। ये बातचीत करने का सबसे बेहतरीन माध्यम है। साथ ही साथ इसके आगे एक और पैराग्राफ लिखेंगे बस, छोटा सा है, केवल एक, ठीक है। वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उसमें करतल ध्वनि जैसा कोई मौका नहीं मिलता है। हम बातचीत ऐसा करेंगे कि किसी दूसरे को पता ही नहीं चलेगा। हो गई बातचीत। मान लो कि हम थोड़ा तेज कह रहे हैं, ऐसे कहा जाता है, हाँ ऐसा ही कहा जाता है, जान करो सखी हो तुम किया ना रोज मार खूब चाउमीन खा ली, खूब पिज्जा खा ली, भगवान पर पेटो खराब हो गया। आ जाए तक हमने कहिया मत, चाहे वो कर ले कहिया मत ना तो झगड़ा हो। अब जान पूछ करके जिससे बोली है वो उसी से जाके कहेगी, आज कहे 2 दिन बाद कहे, आज जब उससे जाके कहेगी तो वो कहेगी कौन बोला, तो वो कहेगी कि ये बोली। अब बस दोनों आपस में क्या हो जाएंगे। बातचीत में जैसा भी स्पीच में आया अंश वैसा नहीं आता। बातचीत कुछ एक घरेलू ढंग है, उसमें न करतल ध्वनि का कोई मौका मिलता है, न लोगों के कहे उड़ाने की कोई बात रहती। हम 2 आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, कोई चुटकुली बात आ गई और हंस पड़े। मुस्कुराहट से होठों का केवल फड़क उठना ही इस हंसी की अंतिम सीमा है। बातचीत जब होती है कोई खूब बढ़िया बात करता है तो बस मुस्कुराहट आ जाती है, जो होठ है थोड़े से मुस्कुरा देते हैं तो आत्म तृप्ति हो जाती है कि हाँ बातचीत क्या है, अच्छी है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देता है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देता है। यानी भाषण जब आप सुनते हैं तो भाषण सुनने के दौरान आपके मन में जोश आ जाता है, आपके मन में उत्साह आ जाता है। और घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। अब कोई अकेली महिला है, अब घर में बैठी है तो उसका मन ही नहीं लगेगा। वो पक्का है कि जाएगी ये चौकट पर बैठेगी, छत पर बैठेगी, बगल वाले छत पर कोई रहेगा, अब उससे बातचीत क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। उसमें स्पीच की वह संजीदगी बेकदर हो धक्के खाती फिरती है। अर्थात बातचीत में जो आम तौर पर घरेलू एक ढंग है बातचीत करना, उसमें स्पीच का कोई भी गुण शामिल नहीं रहता है। यानी बातचीत करने का सबसे अच्छा तरीका आज की क्लास में हमने क्या सीखा कि अगर जन समूह में उत्साह और ऊर्जा का संचार करना हो तो हम केवल और केवल क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। तो वो बातचीत किस माध्यम से होना चाहिए, स्पीच के माध्यम से, भाषण के माध्यम से। इसके आगे हम लोग कल के क्लास में देखेंगे कि असली बातचीत 1 या 2 लोगों के बीच होती है, अधिक से अधिक 3 लोगों के बीच होती है। अब पीछे थोड़ा शांति बनाए रखें, नाम नहीं लेना चाहते हैं नहीं तो दिक्कत हो जाएगी।